So hey guys, welcome back to our channel. This is Saket Kumar and you are watching Focus Studies, and our today's topic is French Revolution. It is the second topic of our chapter, the rise of nationalism in Europe. तो ठीक है, चलिए हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है वो हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री के बुक में पढ़ चुके हैं। तो अब उसके साथ इसको कनेक्ट कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसमें एक मेजर रोल है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट दिया तो हम लोग को बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते चलना है, उसको थोड़ा सा कनेक्ट भी करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करके चलेंगे पढ़ते हुए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को के अगले टॉपिक को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आई थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी 1789 में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी 1789 में, और इससे पहले ये एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था। एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था, इसका मतलब क्या है कि ये इस पे जो रूल था, मतलब फ्रांस पे जो रूल कर रहे थे वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे। अब मोनार्क मतलब राजशाही शासन था वहाँ पे। अब मैंने आपको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बताया था, तो अब आपको समझ में आएगा मैं वहाँ पे किस चीज़ से कनेक्ट करने बोला था। मैं आपको वहाँ पे इससे कनेक्ट करने बोला था, एब्सोल्यूट से। एब्सोल्यूट वर्ड याद रखिए, एब्सोल्यूट जहाँ पे आ गए, एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब ये होता है कि एकमात्र डिसीजन ले लिया। मोनार्क दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्क, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्क की बात की गई है। इसका मतलब उन्हें कोई भी चीज़ बाधा नहीं डालेगी उनके डिसीजन लेने में। वो जैसा डिसीजन ले ले वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके साथ साथ। तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया था, और इससे पहले फ्रांस जो था एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर था। हमने क्लास 9 में हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि फ्रांस जो है वो बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर था। और आगे हम लोग जाएंगे तो इसके आगे है कि अगले पॉइंट में पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। वहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, मतलब कि पॉलिटिकल वे में चेंजेस आए थे, वहाँ की राजनीति में बदलाव आया था। जैसे पहले जो था ना वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो राजशाही शासन था। राजशाही शासन मतलब कैसे? तो देखिए पहले वहाँ पे कुछ भी डेमोक्रेसी का बहुत कम तरीके से डेमोक्रेसी के किसी भी रूल का पालन होता था। जैसे कि मान लीजिए इक्वालिटी नहीं था, और वहाँ पे सोवर्जिनिटी नहीं था, लोगों के पास सोवर्जिनिटी नहीं था अपने कंट्री का। पर अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए और पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस तो समझ आया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मतलब क्या? तो जैसे पहले तो किंग रूल था, किंगशिप था, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किंग तो करेगा नहीं। अब जैसे कोई राजा, जैसे मैं ही कहीं का राजा अगर होऊंगा, तो अब जैसे एक बार में मुझे बहुत सारी पावर मिल गई, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ये चाहूँगा कि मुझे जब पावर मिल ही गई है तो मैं अपनी ख्वाहिशों को पहले पूरा करूँगा, तब ना मैं प्रजा के बारे में सोचूंगा। तो मैं अपनी ख्वाहिशों के चलते प्रजा को डुबा दूंगा, मैं उस देश को डुबा दूंगा। तो बस उसी तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट करें अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आई वो बहुत अच्छा चेंजेस वहाँ पे साबित हुआ। किस तरह से? तो देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इस तरह से आई कि किसी एक के हाथ में पूरा पावर नहीं रहेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया पावर शेयरिंग में। आप जब पावर शेयरिंग पढ़िएगा हमारे ही चैनल पे तो आपको ज़्यादा अच्छा से ये चीज़ समझ में आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जब आया तो उससे क्या हुआ कि फ्रांस में जो लोग थे उनको सोवर्जिनिटी मिली, और मोनार्की से सोवर्जिनिटी छीन ली गई। अब आप लोग को इस वर्ड में हो सकता है प्रॉब्लम आए ना, 9th में आपने पढ़ा होगा, बट कुछ अब सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जिन्हें प्रॉब्लम आ रही हो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है पावर टू रूल द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि कंट्री को गवर्न करना। ठीक है, अब किसको पावर था पहले? तो पहले यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा एब्सोल्यूट मोनार्क को पावर था, तो मोनार्क को पहले पावर था कंट्री को गवर्न करने का। अब मोनार्क हट गया, तो मोनार्क हटा तो वहाँ पे कौन बचा? वहाँ पे बचे वहाँ की सिटीजन। तो सिटीजन बनाए गवर्नमेंट, सिटीजन बनाए गवर्नमेंट, तो वहाँ पे उस कंट्री को रूल करने का पावर है सिटीजन के हाथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलिए। रिवॉल्यूशन अनाउंस
that it was the people who would constitute the nation and shape its destiny. तो यहाँ पे हम लोग को इस लाइन को सही से समझना होगा कि रिवॉल्यूशन के चलते ये हुआ। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? रिवॉल्यूशन की वजह से ये हुआ कि ये समझ में आया कि लोग के चलते नेशन है और लोगों के चलते ही नेशन की आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। अब जैसे मानिए कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी प्रेजेंट में आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी इलॉन मस्क ने एक चीज़ बोला था कि जापान का फ्यूचर अंधेरे में है। क्यों अंधेरे में है? क्योंकि जापान में पॉपुलेशन कम है और बहुत कम पॉपुलेशन है और आगे पॉपुलेशन का दर घटेगा। ये भी आंकड़ा मतलब अनुमान लगाया गया है। अब जब ये आंकड़ा अनुमान लगाया गया तो इलॉन मस्क ने इसीलिए ऐसा कहा। अब इलॉन मस्क के इस बात को कहने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। वो राज ये था, मैं थोड़ा आपको वहाँ पर तो इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में ऐसा इसलिए कहा कि देखिए इसके पीछे ये छुपा हुआ था कि देखिए अब पॉपुलेशन कम हुआ तो क्या हुआ? वहाँ पे लोग कम है तो क्या हुआ? देखिए अब कोई भी देश में वहाँ के लोग ही ना जितना अच्छा, जैसे देखिए अब इंडिया में जो लोग हैं वो अच्छे से काम करेंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, तो एक तरह से उससे देश का भी फायदा होगा। क्योंकि वो ह्यूमन जो है, अब ह्यूमन भी एक तरह से कैपिटल का काम करते हैं कंट्री के लिए, रिसोर्स का काम करते हैं। 9th में हम लोगों ने पढ़ा होगा रिसोर्स वाले चैप्टर में, तो कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा 9th के उस पार्ट से। तो ह्यूमन भी रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। तो जिस तरह से सिटीजन अच्छे से काम करेंगे उसी तरह से कंट्री का भी फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इसीलिए इलॉन मस्क ने उस ट्वीट में ऐसा कहा था। तो उससे अब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ फ्रांस में भी कुछ उसी तरह की बात कह रहा था वहाँ का कहा जा रहा था रिवॉल्यूशन के चलते ऐसा हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते क्या हुआ? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुआ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको कि आपको इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड कहो, ये लाइन इम्पॉर्टेंट कहो। अब क्यों लाइन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, ये चैप्टर जो है ना आपका नेशनलिज्म, ये इस वर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, समझे? बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। इस तरह से ये वर्ड कनेक्ट होता है क्योंकि नेशनलिज्म में क्या है कि हमें क्या करना है? देश को एकजुट करना है। देश जो अलग अलग टुकड़े में बटा हो उसे हमें एकजुट करना है। तो अगर देश को हम लोग के एकजुट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देश के लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। अब देश के लोग कब एकजुट होंगे? जब वहाँ के लोग अपने आप को किसी एक सिंबल से पहचानना शुरू करेंगे। अब से एक सिंबल से क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे हम सब इंडियंस हैं, हम इंडियंस अपने आप को इंडियन फ्लैग के थ्रू सिंबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग अपने आप को फ्लैग से सिंबलाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग सब का सिंबल क्या है? एक है। सब तो एक ही चीज से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सब तो कनेक्टेड है ना, इससे सब कनेक्टेड है, तो सब एक दूसरे से भी कनेक्ट किए, तो क्या हुआ कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई। अब आप लोग को लगे कि ठीक है कनेक्ट किए सब, लेकिन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी तब हुई क्या? मतलब कि सभी एक देश, बहुत सारे लोग, लेकिन सब किसी एक ही चीज से पहचाने जा रहे हैं और वो है उनका एक देश होना। जैसे हम लोग किस नाम से पहचाने जाते हैं? वी ऑल आर इंडियन। इंडिया के सभी लोग इंडियन नाम से सबसे पहले इंडियंस कहलाते हैं, उसके बाद वो उनका खुद का नाम आगे आता है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं, आगे चैप्टर के अगले पॉइंट, इस टॉपिक के अगले पॉइंट पे आते हैं। द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन stressed the notion of unified community having equal rights under a constitution। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते ये आइडियाज आने शुरू हुए, ला पात्रे एंड ले सिटोयन, ये सारे नोशंस आने शुरू हुए। मतलब कि द फादरलैंड का नोशन आना शुरू हुआ। नोशन मतलब भावना आनी शुरू हुई, सिटीजन के लिए भावना आनी शुरू हुई। इससे क्या हुआ कि कम्युनिटी एक होना शुरू हुई। क्यों? अब देखिए फादरलैंड की ये जो फादरलैंड वर्ड है,
एक नोशन क्रिएट किया लोगों में कि मेरे पितृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, मतलब मेरे पिता की भूमि है। अब जब उनकी पिता की भूमि है तो सब अपने सब एकजुट हुए, सबको वो एक ही सबको वो इनके फैमिली सब अलग अलग फैमिली से नहीं है, लेकिन कंट्री को एक फैमिली की तरह ले रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह से सिटीजन को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू हुआ, जब सिटीजन को इंपॉर्टेंस देना शुरू हुआ तो वो भी एक फैमिली की तरह क्रिएट हुए। अब इससे क्या हुआ कि इससे कि कम्युनिटी यूनाइट हुआ। अब देखिए, अब देश के अलग अलग लोग हैं। अब जब देश के अलग अलग लोग अपने आप को एक फैमिली की तरह दिखाएंगे तो देश स्ट्रांग होगा कि नहीं, कंट्री स्ट्रांग होगा कि नहीं। अब हमारे इंडिया में संस्कृत में एक श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा धरती जो है वो हमारे परिवार के समान है, ठीक है। तो उसी तरह से जब कंट्री में ये भावना आई तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक होना शुरू हुए। भारत में भी जब आज़ादी नहीं हुई थी तो क्या किए थे कि मुस्लिम हिंदू एक हुए थे, तब ना आज़ादी आई थी। उसी तरह से अब इससे अब जब सिटीजनशिप की भावना शुरू हुई, मतलब लोगों को उनके राइट्स, लोगों की भावना आनी शुरू हुई थी कि लोग भी इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, तो उनके राइट्स भी उनको प्रोवाइड करना शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इस आइडिया को याद रखना कि कौन कौन से आइडियाज थे जिसके चलते कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेनिफिट हुआ था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, वो तो हमारा टॉपिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस दैट केम इनटू द कंट्री आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब कि अब देखिए, जब कोई कंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होता है, मतलब कि जैसे पहले तो वहाँ पे ये मोनार्क था, अब आया डेमोक्रेटिक टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बट थोड़ा थोड़ा जो डेमोक्रेसी आना शुरू हुआ ना, तो अब देखिए जब फॉर्म चेंज होगा तो वहाँ पे राज करने का तरीका भी चेंज होगा। अब जब तरीका चेंज होगा तो कुछ बदलाव भी आएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रहेगा रूल उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। अगर उसको पुराना वाला गवर्नमेंट का जो राजनीतिक शासन है वो पसंद नहीं आएगा तो हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला चेंज दिखता है, a new tricolor flag was chosen to replace the earlier royal flag, मतलब कि वहाँ पे एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। जैसे इंडिया में ट्राई कलर फ्लैग है, इंडिया में ट्राई कलर फ्लैग है ना, और सैफरॉन, वाइट, ग्रीन, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक ट्राई कलर फ्लैग लाया गया पुराने रॉयल फ्लैग को हटाकर। अब पुराना रॉयल स्टैंडर्ड ये जो फ्लैग था वो पहले की मोनार्क जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं उसका होगा, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अगला पॉइंट जो पढ़ने को मिलता है वो है द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टेड द स्टेट्स जनरल एंड रीनेम्ड इट नेशनल असेंबली। अच्छा, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में हमारा पार्लियामेंट है। अच्छा ठीक है, तो पार्लियामेंट है, अलग अलग लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप हमारे पावर शेयरिंग के वीडियो में पढ़े ही होंगे क्लास 10 के, तो अलग अलग लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हर लेवल पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और उसके लिए अलग अलग लोगों को चुना जाता है कि उस पावर का यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन इलेक्टेड द स्टेट्स जनरल एंड रीनेम्ड इट द नेशनल असेंबली, मतलब कि एक एक्टिव सिटीजन्स का बॉडी था जिनको कि चुना। अब जैसे देखिए इंडिया में एक रूल है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ना लेके बॉडी बनाया गया एक्टिव सिटीजन्स का, जिनको कि ये कहा गया कि आप चुनाव कीजिए हमारे तरफ से कि ई स्टेट्स में कौन कौन रहेंगे, ठीक है। और ई स्टेट्स का नाम बदल के रख दिया गया नेशनल असेंबली। जैसे हमारे देश की असेंबली है ना, वैसे वहाँ की एक नेशनल असेंबली बनाई गई। पहले वहाँ पे 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि ई स्टेट्स थे, ई स्टेट्स में जो नोबिलिटी क्लास थे वो चुनाव करते थे। अब यहाँ पे क्या किया गया कि नेशनल असेंबली बनाई गई ई स्टेट्स का नाम बदलकर, और उसमें जो है एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स को चुना गया जो कि इलेक्शन करेंगे। इसमें
कौन कौन पावर को रखेगा नेशनल असेंबली में, ठीक है, पावर का शेयर कौन कौन करेंगे, ठीक है। तो अब ये समझ में आया आपको कि क्यों मैं आपको इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा समझा रहा था कि इंडिया में पार्लियामेंट है, इंडिया में असेंबली है, तो यहाँ भी असेंबली बनाई गई, ठीक है। तो ये असेंबली वाला केस कितने पहले से है, या आपको अभी अब समझ में आना शुरू हुआ होगा। अच्छा, अब हम आगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि पहले जो यहाँ पे जो नॉमिनेटी का रूल था, तब भी यहाँ पे एक असेंबली तो नहीं, लेकिन उसी तरह का स्टेट्स जनरल था। समझ में आया कुछ कि मतलब मोनार्क भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक उसका असेंबली भी होता है, ठीक है, उसके डिसीजंस लेने के लिए। अब न्यू हिम्स, अब अगला पॉइंट हम आते हैं कि और क्या क्या बदलाव हुए। नए हिम्स आए, नए भजन आए, ओथ शपथ लिए गए, और कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्र के नाम पर नए नए भजन, नए नए शपथ बने और उसे ग्रहण किया गया राष्ट्र के बड़े बड़े ऊंचे पदों के लोगों के द्वारा। जैसे जो नेशनल असेंबली में इलेक्ट हुए वो उन ओथ्स को पढ़े, जैसे हमारे देश में शपथ ली जाती है किसी भी पोस्ट पे के ऊपर जाने से पहले। हमारे हमारे यहाँ चुनाव होने के बाद हर जगह के सीएम भी ओथ लेते हैं, तो उसी से कनेक्ट कीजिए थोड़ा। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम came into being and it formed law for all citizens within the territory। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, मतलब कि पूरा सेंट्रल सबको संभालेगा, वही पावर, थोड़ा सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से लिंक्ड है ये वाला पार्ट आपका, कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आया, ठीक है। मतलब कि इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आया। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल पे जैसे कंट्री तो पूरा है, ये मान लीजिए फ्रांस है, तो कंट्री तो ये पूरा है, बट इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। ये मान लीजिए इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये पूरे कंट्री को कंट्रोल किया है। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है ना, या स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार का अलग स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र का अलग स्टेट गवर्नमेंट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल हेड और रियल हेड हम लोग को पता है, कंट्री का ऑफिशियल हेड रियल हेड पता है हम लोग को। तो सेंट्रल हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स चुने हैं हमने, वो अब इंडिया में क्या है कि पावर को कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसीलिए इंडिया में अलग अलग लेवल पर डिसीजन टेकिंग पावर को बांटा गया है। तो इसलिए क्या हुआ है ना कि इंडिया में सेंट्रल सारा डिसीजन नहीं लेता है पूरे इंडिया का, बट फ्रांस में क्या किया गया कि सेंट्रल को पूरा पावर दे दिया कि जाओ तुम कंट्री को पूरा संभालो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुना जाएगा, जो वहाँ का पीएम या प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, वो पूरे कंट्री को रूल करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट फॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, रूल्स लेंगे। कोई और गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता, बस उन लॉ को पालन कराने का दूसरे को होगा पावर, पर लॉ तो यही बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में। आगे हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एलिमिनेटेड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वेयर अडॉप्टेड। हम देखिए, अब जब वहाँ पे मोनार्कियल रूल था, तो अलग, जैसे कंट्री क्या था कि बटा हुआ था, ठीक है, कंट्री के अलग अलग हिस्से में कुछ मान लीजिए, जैसे अब जब फ्रांस पे मोनार्कियल रूल था ना, तब फ्रांस जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। फ्रांस जो था टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, तो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टैक्स लगता था, ठीक है। अलग अलग सामान पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे कि यहाँ पे जो अगर मान लीजिए एक ट्रेडर है, वो अगर मान लीजिए इस वाले रीजन में गया, तो उसको मान लीजिए 1 रुपये का टैक्स लगा, और यहाँ पे गया तो वहीं उसको 10 रुपये का टैक्स लगा। तो देखिए अलग अलग टैक्स लग रहा है ना, इंटरनल ड्यूटीज अलग अलग लग रहे हैं। अब लेकिन क्या किया गया, अब जब कंट्री यूनिफाई हुई, कंट्री जब यूनिफाई हुई, एक नाम से जाने जाने लगी कंट्री, और पूरा कंट्री एक हो गया, तब देखिएगा क्या हुआ। तब ये जो कंट्री है, ये इसमें एक वेट आया, एक मेजर आया,
कि अगर मान लीजिए कि एक सामान है जो कि मान लीजिए 1 kg का है, तो उस पर एक फिक्स्ड रेट है जो कि पूरे कंट्री के पूरे किसी भी रीजन में चल जाओ उतना ही टैक्स लगेगा, उतना ही वैट लगेगा, मतलब वहाँ पे जो भी टैक्स सिस्टम होगा उतना ही लगेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। उससे पहले रुकिए, मैं आपको एक ये भी इसमें बता दूं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं वहाँ के, उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको कहीं पे ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिससे उनको प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट होता तो क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुआ। ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, बिजनेस बढ़ा, तो इससे यहाँ की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हुआ, उससे ट्रेडर को भी फ़ायदा हुआ, अलग अलग लोगों को फ़ायदा हुआ, सामान की कीमत घटी। तो देखिए कितना सारा फायदा हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे अब हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब वहाँ की जो रीजनल डायलेक्ट्स में जो, अब देखिए जैसे हमने पहले पता था हमें कि कंट्री जो थी अलग अलग पार्ट्स में बट चुकी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था कि अलग अलग रीजन के जो लोग थे वो अपनी अपनी भाषा बोलते थे। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलते थे, पर जब कंट्री एक हुई, कंट्री जब एक हुई तो वो लोग सिर्फ फ्रेंच बोलने लगे। फ्रेंच को वहाँ की कॉमन लैंग्वेज की तरह से देखा जाने लगा। अब जैसे देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ये चीज़ याद रखिए, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मतलब ज़्यादातर उस भाषा को बोला जाने लगा। अब जैसे देखिए आप एक चीज़ देखिए कि इंडिया में भी हिंदी कितनी कॉमन लैंग्वेज है, उसी तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, बट हिंदी कॉमन लैंग्वेज है। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव जगहों पर हिंदी इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, और पहले ज़्यादा हिंदी का यूज किया जाता था। तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि वहाँ पे इसलिए फ्रेंच का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रेंच वहाँ की मेन लैंग्वेज थी। ठीक है, वहाँ की रीजनल भाषाओं को हटाया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ फ्रेंच भाषा का यूज होगा, कॉमन चीज़ों में, कॉमन गवर्नमेंटल वर्क में सिर्फ फ्रेंच भाषा का यूज होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे इसी टॉपिक के अगले पार्ट पे। तो ठीक है, तो चलिए हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, वो देखिए हमने जो पहले पढ़ा, जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आने के बाद, मोनार्की के हटने के बाद जो डेमोक्रेसी आई, हमने उसके बारे में पढ़ा। पर अब उसकी बात तो हो गई ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे कि अब फ्रांस में फिर से मोनार्की जो आई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या हुआ ना कि फ्रांस डेमोक्रेटिक तो रहा, पर बस उसी तरह से कहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। उसके बाद नेपोलियन जी आए और उन्होंने अपना खेल दिखाया और फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया। तो ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज wanted to help other peoples of Europe to liberate from despotism and to become a nation. अब आपने जैसा कि 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो नेपोलियन के आने से पहले का है, और उसके बाद इसके बाद हम लोग नेपोलियन का राज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में जैसा कि पढ़ा होगा कि अलग अलग क्लब्स बनना शुरू हुए थे। फ्रांस से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलनी शुरू हुई थी, नेशनलिज्म की भावना फैलनी शुरू हुई थी। तो अब हम लोग पहले अपने शुरू के पॉइंट को आगे पढ़ते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वांटेड टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ द यूरोप। फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि वो मदद करें लोगों की, क्योंकि यूरोप से हैं, ताकि यूरोप के अलग अलग पार्ट से हैं, ताकि वो आज़ाद हो सके और उन्हें गुलामी ना करने पड़े, तानाशाही के अंदर जीवन अपना व्यतीत ना करना पड़े, वो भी आज़ाद हो सकें, वो भी राष्ट्रवाद की भावना को महसूस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग कार्य किए। अब उन चीज़ों को हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे। और उन्होंने ये सब चीज़ इस तरह से की थी। Students of other members and educated middle class began to establishing Jacobin clubs when news event in France reached various cities. अब देखिए क्या हुआ
कि फ्रांस का जो राष्ट्रवाद जागा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही सही, जो राष्ट्रवाद जागा उसके बाद भी क्या हुआ कि न्यूज़ फैली। अब जैसे देखिए, अब किसी शहर में एक छोटा सा भी कांड होता है, या मतलब वही कोई छोटा सा भी समस्या होता है तो कैसे बहुत जल्दी पूरे शहर में फैल जाता है। उसी तरह से फ्रांस में कुछ हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया चर्चा। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया उसकी चर्चा पूरा यूरोप में फैल गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हर तरफ के लोग जागरूक हुए। फ्रांस के स्टूडेंट्स क्या किए और अलग अलग मेंबर्स क्या किए और एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या किए, वो हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो और पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो लोग क्या किए कि वहाँ जाकर दूसरे कंट्री जाकर जैकोबिन क्लब्स बनाए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया वो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की लाइन से कनेक्ट करके बताता हूँ कि देखिए, फ्रांस के लोगों का ये इच्छा था, उनका ये सोच था कि हम फ्रांस की तरह ही पूरे यूरोप को नेशनलाइज करें, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को नेशनलाइज करें। उनका ये ड्रीम था। अब वो अपने इस ड्रीम के लिए क्या किए कि अलग अलग जगह पे अपने मेंबर्स को भेजने लगे, ठीक है। और फिर क्या उन्हीं के थ्रू क्या किए कि उन जगहों पे नेशनलिज्म लाना शुरू किए, ठीक है। और वो जैकोबिन क्लब्स बनाए। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जैकोबिन क्लब एक क्लब था जो कि 1792 में बना था और इसके थ्रू नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक बहुत ही पावरफुल क्लब बना था। उस टाइम का सबसे पावरफुल क्लब था ये यूरोप का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप याद रख सकते हैं इसे एमसीक्यू की तरह भी और नॉर्मली भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। Their activities and campaigns paved the way for the French armies। अब देखिए क्या हुआ, फ्रांस के लोगों का ये सपना था तो वो ये करने के लिए क्या किए, पहले अपने रिवॉल्यूशनरीज को भेजे। रिवॉल्यूशनरीज क्या किए कि वहाँ पे क्रांतिकारियों की तरह प्रोटेस्ट किए और अलग अलग रैलीज निकाले। उससे क्या हुआ कि फ्रांस की आर्मी के लिए एक रास्ता बना जिससे कि वो वहाँ जाकर उन लोगों को के मन में ये भावना जगा सके कि नेशनलाइजेशन कितना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ गए और फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बनाया। इससे फ्रेंच आर्मी वहाँ गई और फिर वहाँ की जो आसपास की कंट्रीज के जो मोनार्क थी उसको हराकर वहाँ पे भी डेमोक्रेसी ले आई और उसे उनकी डेमोक्रेसी सौंप दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच आर्मी एक तरह से कैरियर बन गई थी, नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने वाली बन गई थी। जैसे कि अभी कोविड की कैरियर कौन है, कोरोना वायरस। उसी तरह से फ्रेंच आर्मीज बन गई कैरियर नेशनलिज्म के, ठीक है। अब चलिए ये तो हम आप लोगों को अब समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद भी रख सकते हैं। ये आपको ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे एग्ज़ाम में। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आया तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं नोट्स की तरह, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। तो आगे क्या है, नेपोलियंस रूल इन फ्रांस बिगेन आफ्टर 1790s। असल में 1799 के बाद फ्रांस में उनका रूल शुरू हुआ था, बट उन्होंने कंट्रोल करना थोड़ा पहले से ही शुरू कर दिया था, धीरे कंट्रोल किया। बट हाँ, 1799 में उन्होंने पूर्णतः कंट्रोल कर लिया था फ्रांस में। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये टॉपिक थोड़ा सा नेपोलियन से ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। पहले डेमोक्रेसी थी और अब आ गया यहाँ पे फ्रांस में मोनार्की फिर से। अब देखते हैं हम नेपोलियन का रूल कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया। तो आगे की टॉपिक में हम पढ़ते हैं। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन फ्रांस एंड ही हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की। तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने कुछ बदलाव लाए। उन्होंने डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक शासन से बदलकर एक नया बदलाव लाने की कोशिश नए नए बदलाव लाने की कुछ कोशिश की। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव लाए थे, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति थे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे, पर उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए ना वो बहुत हद तक डेमोक्रेटिक नहीं थे, जिस वजह से क्या हुआ, उन्हें एक मोनार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। और नेपोलियन ने एक रिफॉर्म ऐसा भी लाया था जिस वजह से वो मोनार्क उनका मोनार्क कहलाना भी सही था। उन्होंने क्या किया कि खुद को एज अ किंग वहाँ का प्रेजेंट किया। अब जब खुद को एज अ किंग कहीं का प्रेजेंट किया जाए और तुम्हें कोई हटा ना सके तो ये मोनार्की ही ना हुआ। तो बस उसी से कनेक्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो फ्रांस को मोनार्की की तरफ फिर से ले जा रहे थे। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड revolutionary ideas in the administrative field to make the whole system more efficient and rational। नेपोलियन ने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को और ज़्यादा आसान और अच्छा बना सकें, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि डेमोक्रेसी आने के बाद भी फ्रांस अभी भी कहीं कहीं पे से छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसके चलते क्या होता था कि कहीं कहीं अलग अलग रीजन्स में फ्रांस के लोगों को अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत होता था लोगों को। फिर अलग अलग जगह पे वेट्स, जो मेजरमेंट के लिए वेट्स यूज किए जाते हैं वो भी अलग अलग थे। लेंथ्स यूज किए जाते हैं क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए, जो लेंथ के लिए यूज किया जाता है स्केल, वो भी अलग अलग मेजरमेंट के थे। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया जिसमें कि हर जगह एकदम सेम मेजरमेंट, सेम वेट मेजरमेंट, सेम स्केल मेजरमेंट, सब कुछ था पूरे फ्रांस में। तो इससे फ़ायदा तो बहुत हुआ। अब जैसे देखिए, अब आप ही जैसे अगर हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ही लोग को एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हमारे लिए एजुकेशनल सिस्टम जितना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उसी तरह से ये भी है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अगर ट्रेड करने का रास्ता आसान होगा तो उनके लिए वो और अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट करके देखिए तो और अच्छा से समझ में आएगा आपको। सिविल कोड ऑफ 1804 फिर उन्होंने लाया। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से, इसमें जो रूल्स उन्होंने नए नए लाए वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। अब एक चीज़ देखिए कि नेपोलियन, इससे पता चलता है कि कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो किंग तो बहुत शातिर थे ही, पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने अपने देश के एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को एकदम सुधार कर रख दिया। तो देखते हैं कोड ऑफ 1804 क्या है। द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब इसे नेपोलियनिक कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोड जो है ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था और वहाँ पे लाया गया था। अब इसमें के अंदर क्या क्या हुआ फ्रांस में इसके चलते, इस कोड के आने के चलते, एलिमिनेटेड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसके चलते क्या हुआ कि जो बर्थ प्रिविलेजेस कुछ लोगों को मिलते थे, जैसे अगर कोई बहुत हाई क्लास का है, जैसे नोबिलिटी का है, तो उसके बेटे को ज़्यादा राइट्स होंगे, अदर देन कोई लोअर क्लास का है तो उसको कम राइट्स होंगे। क्योंकि अब देखिए, तो उसको बर्थ से नो राइट है क्योंकि वो जन्म ही लिया है नोबिलिटी के परिवार में, यानी अमीर खानदान में। तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए। और अगर वही कोई लोअर क्लास का होगा तो उसको कम राइट्स हैं। तो इस एक चीज़ को एलिमिनेट किए वो, मतलब हटाने की पूरी कोशिश की है वो। ठीक है, इस कोड के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब पिछले पॉइंट से थोड़ा लिंक करते हैं हम कि पिछले पॉइंट में वो जो किए थे उससे क्या होता है कि समाज में बराबरी आ रही थी। उसी तरह से इसमें भी क्या किए वो कि
इक्वालिटी लाने की पूरी कोशिश की लॉ में और सिक्योर किए राइट्स ऑफ टू प्रॉपर्टी। मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए लोगों का जो राइट्स होता है उसको सिक्योर करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने ये भी किया कि वो लॉ को भी बचा सके और इक्वल कर सके लोगों के लिए, ताकि सभी लोग कानून के सामने तो कम से कम सिमिलर हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे किया था, उन्होंने सारे प्रिविलेजेस हटाए ताकि सारे लोग एक जैसे दिखाई दें। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए सब सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए, जितना अच्छा से कनेक्ट कीजिए उतना अच्छा से याद रहेगा। थ्रू दिस कोड नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। अब नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने इस कोड के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो आसान बनाया, वो तो हम ऊपर से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि पेजेंट्स के जो मजदूरी करने का सिस्टम था कि पेजेंट्स को जो स्मॉल पेजेंट्स हैं उनको बिग पेजेंट्स के अंदर या लार्जर पेजेंट्स के अंदर काम करना होगा, उन्हें बंधुआ मजदूरी करना होगा, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना होगा, और वो भी बेगार की तरह। बेगार सिस्टम आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो लगभग देखिए हिस्ट्री जो है ना लगभग सारी जगह सेम है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से हुई है, पर अलग अलग टाइम पे हुई है, पर है तो चीज़ तो सेम ही ना। लोग एक दूसरे का देख के ही ना किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, उसी तरह से है। तो इन्होंने इसके थ्रू क्या किया कि पेजेंट्स को वो जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, बॉन्डेड लेबर का काम, फ्री में जो लेबर करते हैं किसी के लिए, उसका काम से मुक्ति दिलाया, जिससे कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके किसी के लिए फ्री में काम किए बिना। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव इन द टाउन्स। टाउन्स के जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें रिमूव किया गया। अब बोलो, अब पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो भी आप लोग के मन में यही उठा होगा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है। जैसे क्या होता है ना कि एक टाउन है, मान लीजिए एक टाउन है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडर्स काम करते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई भी टाउन में ट्रेडर्स का एक ग्रुप, ट्रेडर्स भले ही अलग अलग जगह पे काम करें, जैसे यहाँ पे हैं, लेकिन वो सब क्या होता है कि एक साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं और प्राइस सेटल कर लेते हैं कि इतने प्राइस पे उनको बेचना है सामान, इतना प्राइस पे सब बेचेगा और इतना वेट का मेजरमेंट होगा इस सिटी के अनुसार, और सब एक फिक्स चीज़ पे बेचते थे। और कोई किसी के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता था, किसी के साथ गलत भावना रखने की कोशिश नहीं करता है इस सिस्टम में, क्योंकि गिल्ड सिस्टम है ना, सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के बढ़ावे के लिए सोचते थे। पर जब तक नेपोलियन नहीं आए थे तब तक ये सिस्टम को नहीं लाया गया था, तब तक ये मना ही था कि कोई भी ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के साथ ग्रुप बनाकर कार्य नहीं कर सकता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वाला काम नहीं कर सकता है। पर जब नेपोलियन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ट्रेडर्स का ये हक है और उन्हें ये मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को लाया। गिल्ड पे जो रिस्ट्रिक्शंस था उन्हें हटाया। मतलब कि जैसे देखिए रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, मनाही, और गिल्ड का मतलब होता है ये जो मैंने आपको पहले समझाया कि ग्रुप बनाकर ट्रेडर्स काम करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि मनाही, तो उन्होंने मनाही को हटाया, गिल्ड पे जो मनाही लगी थी उसको हटा दिया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। मतलब कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थी वो भी इस कोड के जरिए इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। अब उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स of goods in particular realized that uniform laws, standard weights and measures, and a common national currency would help in movement and goods and capital from one region to another। ठीक है, तो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आने लगा कि नेपोलियन का जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है कि जब यूनिफॉर्म लॉ आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड वेट आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मतलब सबके मेजरमेंट के लिए एक ही स्केल रहेगा, और जैसे कि चीनी का अगर एक बटखरा है उसका वेट यहाँ मुंगेर में 1 किलो है,
तो जापान में भी एक ही किलो होगा उस तरह से, ठीक है। अगर इंडिया जापान एक कंट्री होता तब, अलग अलग कंट्री होता तब नहीं, क्योंकि वहाँ का तो खैर अभी कंट्री अलग है, यहाँ का कंट्री अलग है। तो ऐसे देखते हैं, छोड़िए। अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पटना है, मुंबई है। पटना में दोनों एक ही कंट्री में, तो पटना में जो वेट होगा एक बटखरे का 1 kg का, वही बटखरे का वेट ये मुंबई में भी 1 kg ही होगा, और ये फिक्स वेट है। उसी बटखरे से नाप होगा और उसी का उसका 1 kg ही रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से जब हम तो समझते हैं, तो स्टैंडर्डाइज वेट कितना अच्छा हुआ। अब देखिए, अगर वही स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम नहीं होता और उस बटखरे का पटना में वेट होता 3 kg और मुंबई में वेट होता 1 kg, तो उससे क्या होता है कि पटना के ट्रेडर अगर कभी मुंबई गए तो उन्हें तो घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि 3 kg का सामान उनको वहाँ 1 kg में बेचना पड़ रहा है, उससे नुकसान हुआ है ना। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया कॉमन नेशनल करेंसी। कॉमन नेशनल करेंसी क्या था कि पूरे देश के लिए एक समान करेंसी का यूज़ करना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ कि अब देखिए, अब अलग अलग लोग थे, रीजन वाइज थोड़ा सा अभी भी बटा हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया फ्रांस। तो उससे क्या होता था कि छोटे छोटे पार्ट्स में अगर फ्रांस के हम लोग चले जाते उस समय के पीरियड में, तो वहाँ पे अभी भी अलग अलग रीजन की भाषा और नेशनल करेंसी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि अच्छे से तो डेमोक्रेसी आया नहीं था। जब तक आने वाला था तब तक नेपोलियन ने उसे हटा दिया, तो इसीलिए अब इस सब चीज़ से क्या हुआ कि गुड्स के कैपिटल्स के इन सभी चीज़ों के मूवमेंट में हेल्प हुई एक रीजन से दूसरे रीजन में। अब इससे हेल्प कैसे हुई? तो देखिए, ट्रेडर्स को आसानी हुई कि नहीं, एक वेट, एक जैसा करेंसी, तो वो पूरे कंट्री में कहीं भी घूमे, लेकिन उनका सामान का वैल्यू कमेगा नहीं। अब जब सामान का वैल्यू कमेगा नहीं तो उन्हें बेचने में भी अच्छा रहेगा, तो गुड का मूवमेंट भी ज़्यादा करेंगे, अपना गुड्स का, ठीक है, अपने सामान का मूवमेंट भी ज़्यादा करेंगे। अब ये सब चीज़ जब चल रही थी, नेपोलियन इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जब कर रहा था। अब जैसे देखिए, आप ही सोचिए कि अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें आपके सेक्शन में और एक दूसरे सेक्शन में, आपके क्लास के 2 सेक्शन हैं, ठीक है। आपके सेक्शन में जो टीचर हैं, आपके क्लास टीचर जो हैं, वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, और जो आपके दूसरे सेक्शन में हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं। वो स्टूडेंट्स को बहुत जोक्स सुनाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो उससे क्या, अब आप उस क्लास की बातों को सुनते हैं, आपको उस बात को सुन के कितना अच्छा लगता होगा, और फिर आपके भी मन में आता हो काश वो टीचर मेरे क्लास में भी होते। अब आपने उसके लिए क्या किया? कुछ दिन बाद अब जब आपको अपने टीचर से बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगा और वो टीचर बहुत अच्छे आपको ज़्यादा लगने लगे, तो आप कुछ दिन बाद क्या कीजिएगा कि प्रिंसिपल से जाकर बात करने की कोशिश कीजिएगा। एक ग्रुप बनाकर अपने क्लास की आप गए, प्रिंसिपल से बात की, कुछ दिन बाद प्रिंसिपल ने उस टीचर को आपके क्लास में डाल दिया। अब आपको धीरे धीरे उस टीचर की सच्चाई पता चलने लगी कि नहीं, ये टीचर जितने जोकफुल हैं उतने ही वो थोड़े से खड़ूस भी हैं। वो जोक सिर्फ उसी क्लास के साथ करते थे क्योंकि उस क्लास में उनका स्टूडेंट भी था, इसीलिए उनका अपना कोचिंग का स्टूडेंट था, उनके अपने चिल्ड्रंस थे उस क्लास में। लेकिन आपके सेक्शन में क्या हुआ कि वैसा कोई नहीं था, इसीलिए वो आपके सेक्शन में उतना जोक नहीं करते थे, वो नॉर्मल पढ़ाते थे जैसे वो टीचर पढ़ाते थे। आपको अब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा आने लगा उन पर, तो आपके मन में मिक्स थाउट क्रिएट हुआ कि नहीं। उसी तरह से नेपोलियन के बारे में भी सबके मन में इस सभी चीज़ों को देखकर मिक्स थाउट क्रिएट होना शुरू हुए। अब वह कैसे हुए? देखिए, फ्रांस के बगल में पोलैंड, होलैंड और लग्जमबर्ग और 2 सिसिलीज ये सब थे। उन सभी कंट्रीज और उनके रीजन्स ने ये देखा जब फ्रांस में ऐसा सब हो रहा है, तो उन्हें मन में बहुत लालच आता था, या बोले तो जैसे आपको उस टीचर को देख के कैसे मन में लगता था कि काश वो टीचर मेरे क्लास में होता, वैसे इन्हें भी लगता था कि काश नेपोलियन हमारे ऊपर रूल कर रहे होते। उन्होंने नेपोलियन को एज अ टॉर्च बियरर, यानी कि अंधेरे की रोशनी के समान समझा।
ठीक है। अब जब उन्होंने इतना अच्छा समझ लिया नेपोलियन को, तो नेपोलियन को अपने कंट्री में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कंट्री में रिवॉल्यूशंस किए, बहुत सारे बदलाव करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अपनी मोनार्क के खिलाफ या अपने यहाँ के डेमोक्रेसी के खिलाफ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। अब लेकिन जब नेपोलियन वहाँ गया तो नेपोलियन, देखिए नेपोलियन था तो मोनार्क ही। अब एक मोनार्क का एक खासियत होता है कि वो अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, पर जैसे जैसे वो बाहर के कुछ रीजन्स को जीतना शुरू करता है ना, वो उन रीजन्स की परवाह ना नहीं करता है और उनके साथ भेदभाव करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया नेपोलियन ने कि देखा कि चलो मेरा तो भला ही हो रहा है, हम इसको थोड़ी बोल रहे हैं कि मतलब नेपोलियन थोड़ी बोला था इन कंट्रीज को कि मुझे राजा बनाओ, वो तो अपने राजा बना रहे थे इनको। तो जब इसे राजा बनाया जा रहा था नेपोलियन को, तो नेपोलियन भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और क्या किया कि वहाँ पे इतना ना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया और इतना ना ज़्यादा वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट डाल दिया। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी को सेना में शामिल करना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग धीरे धीरे करके इन पर क्रोधित होने लगे। जैसे उन टीचर पे आप क्रोधित होने लगे थे जब वो आप पे आपके लिए जोक्स नहीं सुनाते थे बगल वाले क्लास में, जबकि जोक्स सुनाते थे, तो उसी तरह से, ठीक है। तो अब उनके मन में भी मिक्स रिएक्शन क्रिएट होगा उनके बारे में। पहले तो वो अच्छा सोच रहे थे इन्हें और बाद में बुरा सोचने लगे, तो इस तरह से मिक्स रिएक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेपोलियन के मन में इस सभी चीज़ों के चलते मिक्स रिएक्शन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला। अब हम आगे अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फोकस स्टडीज़। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो तो, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके